Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंपैरिजन सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ। अच्छा, तो हम इसमें क्या देख रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कि सिविल लॉ किसे कहा जाता है और फिर क्रिमिनल लॉ किसे कहा जाता है और इनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी मैं आपको बताता चलूँ स्टार्ट में ही कि व्हेन इट कम्स टू लॉ तो ये दोनों मेजर ब्रांचेज हैं लॉ की। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बिजनेस लॉ भी होता है और जो है फर्दर टाइप्स भी होती हैं, लेकिन जो है उसे क्या कहते हैं, ये जो सिविल लॉ फिर वो सब कहाँ पे आ रही थी, वो सिविल लॉ के अंदर आ रही थी। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ये दो मेजर जो है ना आपके चंक्स हैं लॉ के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को और देखते हैं इनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस है और सिविल लॉ से क्या मुराद है और क्रिमिनल लॉ से क्या मुराद है। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से। हम सिविल लॉ से स्टार्ट करेंगे। हमारा सिविल लॉ क्या कह रहा है, सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पर्संस एज बिटवीन देमसेल्व्स। सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्संस एज बिटवीन देमसेल्व्स। अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, हम आगे नहीं जाते, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब वो सबसे पहली लाइन में क्या कह रहा है कि भाई जो राइट्स और ड्यूटीज हैं बंदों की आपस में, जैसे मेरी और आपके दरमियान में जो भी हम दोनों की एक दूसरे की तरफ राइट्स और ड्यूटीज बनती हैं वो सब कहाँ आउटलाइन होगी, वो सब सिविल लॉ में आउटलाइन होगी। ठीक है जी। दूसरी लाइन क्या है, द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम अ रेमेडी फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। अच्छा भाई, दूसरी लाइन भी हो गई। ये हमें क्या कहना चाह रहा है, ये हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों कोई भी डीलिंग करते हैं ना, अब हम दोनों पर्सन्स हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सिविल लॉ जो है वो कोई भी दो पर्सन्स जो होते हैं उनके दरमियान में क्या होता है कि कोई भी मसला हो जाए तो वो कहाँ सॉल्व होता है, वो सॉल्व होता है सिविल लॉ के थ्रू। अब वो दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि अगर कोई एक बंदा दूसरे के साथ गलत करता है तो वो जो मसला सॉल्व होगा और जो है वो जो जिसने गलत किया उसे जो पकड़ा जाएगा वो किसके थ्रू पकड़ा जाएगा, वो जो है सिविल लॉ के थ्रू पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी दूसरी लाइन की एक्सप्लेनेशन हो गई। अच्छा जी, A violation of a civil law is a tort, a wrongdoing but not a crime। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है एक होता है, अच्छा ये जो क्रिमिनल लॉ है, अब यहाँ पे आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी कि जो है क्राइम कहाँ पे आ जाता है और आपका जो है ना टॉर्ट कहाँ पे आ जाता है। टॉर्ट का मतलब ये होता है कि भाई आपके ऊपर ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, मतलब आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा रहे कहीं भी, लेकिन जो है ना जब आप स्टेट के खिलाफ जाते हैं तो वो क्राइम हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अ सिविल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड एज तनवीर खतरी वेयर अ केस इज ब्रॉट टू द सिविल कोर्ट बाय तनवीर द प्लेंटिफ हु इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट खतरी द डिफेंडेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है खालिस उर्दू में, अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर जो है इन्होंने एक जो टर्म यूज की जाती है वो यहाँ पे वो लेकर आए हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या कहा जाता है, कोई भी जब केस आता है उसे क्या कहा जाता है, तनवीर खतरी। सिविल लॉ का कोई भी केस आता है उसे क्या कहा जाता है, तनवीर खतरी। अच्छा, जब फिर आगे उन्होंने तनवीर खतरी को एक्सप्लेन किया है, तनवीर खतरी में क्या आता है, सबसे पहले आ रहा है तनवीर। तनवीर का मतलब क्या है, तनवीर द प्लेंटिफ मतलब जो क्या कर रहा है, जो केस लेके आ रहा है। ठीक है जी। और दूसरा कौन है, खतरी, वो कौन है, डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया जा रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो पर्सन उन्होंने जो है ना मतलब एक नाम बता दिया जो टेक्निकल टर्म यूज की जाती है कि जो है उसमें तनवीर और खतरी जो है ना दो पर्सन हो गए। तनवीर कौन सा होगा, तनवीर वो होगा प्लेंटिफ
जो जो केस ला रहा है, और आपका जो है ना खतरी कौन होगा, डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस हो रहा है। ठीक है जी, डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट केस होता है, और प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस कर रहा होता है। और जब हम पाकिस्तान में उसकी टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो तनवीर वो होगा जो केस आपका ला रहा है, और खतरी वो होगा जो केस डिफेंड कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन सिविल लॉ की कंप्लीट कर ली है। अब हम कहाँ मूव ऑन करेंगे, अब हम मूव ऑन करेंगे क्रिमिनल लॉ के ऊपर। Criminal law is concerned with conduct that is considered so undesirable that the state punishes persons who transgress. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे एक तो लिमिट होती है कि भाई ठीक है यहाँ तक होगा तो ये बंदों का आपस का मामला है, लेकिन एक वो हो जाता है, एक वो लिमिट आ जाती है कि भाई यहाँ पे जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जो है ना आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी और आपके दोस्त की लड़ाई हो गई। अब आपकी हर लड़ाई में तो आपके दोस्त नहीं आते ना, आपके फादर नहीं आते ना दरमियान में, लेकिन फॉर एग्जांपल लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि बात खून खराबे पर आ गई ना, तो अब तो वो दरमियान में आएंगे ना कि भाई ये मसला तो बहुत बढ़ गया है। ये एक मामूली सी लड़ाई, लेकिन ये मसला बढ़ते बढ़ते ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब उनका दरमियान में आना लाजमी हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बात की जा रही है कि कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा किया है आपने, कुछ ऐसा कानून तोड़ा है कि भाई वो जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। वो क्या चीज है, वो बिल्कुल इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब जो भी बंदा ये काम करेगा तो उसे किसकी तरफ से सजा मिलेगी, उसे किसी और बंदे की तरफ से नहीं सजा मिलेगी, उसे किसकी तरफ से सजा मिलेगी, उसे स्टेट की तरफ से सजा मिलेगी। ठीक है जी, जो कि हमारे केस में पाकिस्तान है। Legal action may be brought by the state against individuals who are accused of being in breach of the criminal law. It is the responsibility of the state and not private individuals to bring these legal actions in criminal trials. A criminal case might therefore be identified as state versus Khatri. अच्छा, खतरी यहाँ पे आ गया, याद रखें वही चीज, where a case is brought to the criminal court by the state against the Khatri, the accused. आपने एक बड़ी जो है ना मशहूर एग्जांपल अगर आप देखें तो वो जो है ना आप ये देख लें कि स्टेट के अगेंस्ट काम किया था आपका जो है ना, जो इतना बड़ा केस चला था पनामा केस, आपका वो नवाज शरीफ वाला केस। अब वो स्टेट अगेंस्ट जो है ना वो था, डिफेंडेंट था ना, यहाँ पे वही लिखा है स्टेट अगेंस्ट खतरी, मतलब स्टेट अगेंस्ट डिफेंडेंट। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जैसे सो मोटो लिए जाते हैं कि भाई ये जो है ये इतना बड़ा काम हुआ है कि इसको जो है हम खुद जो है ना हुकूमत जो है पर्सनली देख रही होती है कि भाई ये मसला इस तरह हो गया, इसको जो है ना इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट खुद कहती है भाई ये मसला जो है ये ऐसा है, ये जो है ये हमारा खुद पर्सनली डील करने वाला मसला है कि हम इस केस को खुद देखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब कोई इस तरह का मसला होता है जो कि सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो जो होता है वो किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस बंदे के खिलाफ एक केस बनाए जिसने वो गलत किया है। यहाँ पे वही बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे खतरी वाली जो बात है मैंने कहा था याद रखिएगा, तनवीर वर्सेस खतरी। यहाँ पे तनवीर कौन था, तनवीर था आपका प्लेंटिफ जिसने जो केस लाया था, और जो खतरी वो था जो डिफेंड कर रहा था। यहाँ पे वापस वही कौन सा आ गया, स्टेट वर्सेस खतरी। अच्छा, आप इन वर्ड्स को याद रखिए ताकि जो है ना आपको आगे इजी रहे। वो इतना मुश्किल नहीं है। तनवीर वर्सेस खतरी, तनवीर कौन है जो केस लाया है, खतरी कौन है जो केस डिफेंड कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने दोनों का फर्स्ट पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब हम मूव कर रहे हैं, सॉरी, अब जब हम मूव करें हमारे नंबर 2 की तरफ, नंबर 2 हमारा क्या है, पर्पस। The purpose is to provide a means whereby an injured party can obtain compensation. अब भाई एक तो मसला वो हो गया ना कि जैसे हम अभी क्रिमिनल लॉ डिस्कस करके हटे हैं कि भाई ऐसा मसला कि जो सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना एक ऐसा मसला है कि वो सोसाइटी नॉर्म्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, और बहुत बड़ा मसला है सोसाइटी को, जिससे खतरा हो सकता है अगर उसे छोड़ दिया गया, उस मसले को छोड़ दिया गया, उस मसले को हल नहीं किया गया। अब दूसरी बात यहाँ पे, अब कहाँ पे आ गए हम, दोबारा आ गए सिविल लॉ पे। अब सिविल लॉ का जो पर्पस है वो ये पर्पस है कि भाई
अब हम दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई हो जाती है, हमारी आपस में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, लेकिन अगर हम वो मसला जो है ना ऐसे हल नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैसे हल करेंगे? भी हमें कोई मीन्स तो चाहिए ना उसे हल करने के। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो आपका सिविल लॉ है वो आपको एक मीन्स देता है आपके मसाइल हल करने के बाय लॉ, कि भाई जिसके साथ ज्यादती हो रही हो वो जा सकता है और जाके अपने जो भी उसको लॉस हुआ है, जो भी उसको नुकसान हुआ है, वो जाके थ्रू सिविल लॉ जो है वो उसको बाय सिविल लॉ उसे क्या किया जाएगा, उसे कंपनसेट किया जाएगा। ये पर्पस है सिविल लॉ का, कि भाई पर्सन टू पर्सन कोई भी जो छोटे मोटे मसले होते हैं वो जो है वो जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरी जगह पे आ गया क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू रेगुलेट द सोसाइटी बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। अच्छा देखें, कुछ मसले होते हैं वो तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिनको मतलब पनिशमेंट जब तक उनके लिए आम ना किए जाए तो वो जो मसला होता है ना वो हल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन जो है हमारी सोसाइटी में एक बढ़ती हुई चीज है जिसे रेप कल्चर कहा जाता है। अच्छा, अब उसके लिए क्या कहा जा रहा है? उसके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है हमारा जो है पब्लिक हैंगिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाए? यहाँ पे देखें, बिल्कुल वही पर्पस आपकी एग्जैक्टली मैचिंग एग्जांपल है कि भाई वो क्या करेगा, वो पर्पस सर्व करेगा। वो क्या है, वो एक क्रिमिनल लॉ है। अब वहां पे क्या है कि भाई वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि वो चीज जो है ना वो फैलती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है, रेगुलेट करना है अब सोसाइटी को। अब सोसाइटी को क्या करना है, रेगुलेट करना है। सही है। तो अब उसके लिए एक जो है ना ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा थ्रेट लाया जाए, पनिशमेंट का ऐसा डर हो अवाम को कि वो ये काम करे ही ना, वो ये काम करें ही ना। यहाँ पर वही बात कही जा रही है। और जो है ना मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसका पर्पस ये है कि भाई आपने पनिशमेंट ऐसी लानी है क्रिमिनल लॉ के थ्रू के जो है आपका जो भी बंदा एक जो है काम करने जाए तो वो जो है मतलब वो सिर्फ उस पनिशमेंट के बारे में ही सोच के वो कहे कि नहीं भाई मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है जी। अब हमारा अगला क्या है, हार्म कॉज। द क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉज्ड। यहां पे वो कह रहा है क्लेमेंट आपका कौन है, याद करें आपका क्लेमेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है। याद करें ये रहा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, सामने ही आपके लिखा हुआ है। आपका क्लेमेंट कौन सा आ गया बताएं, तनवीर, और आपका वो कौन है, डिफेंडेंट कौन है, खत्री। ठीक है जी। द क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉज्ड। अच्छा, अब यहाँ पे जो है जो आपका क्लेमेंट होता है, जो आपका तनवीर होता है, वो क्या करता है, वो आपका जो है ना सू करता है डिफेंडेंट को कि भाई इसने मेरे साथ ये गलत किया है, इसकी वजह से मुझे ये मसाइल हुए हैं, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, और जो है इसने मेरे साथ ये चीज गलत की है, मुझे इसका जो है इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ चाहिए लगे हुए रहते हैं ना, ये वही बात है कि भाई वो जो है ना यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि भाई वो जो है ना वो जाता है और कहता है कि भाई मुझे जो है इंसाफ चाहिए, बस ये बात है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हार्म कॉस्ट नंबर 3 क्रिमिनल लॉ के अंदर देखें, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स द एक्यूज द डिफेंडेंट वेदर और नॉट द हार्म वाज कॉज्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब मसला ये है कि अब यहाँ पे डिफरेंट जो है ना केस आ जाते हैं। अच्छा भाई देखें, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो है ना एक पकड़ा जाता है, टेररिस्ट पकड़ा जाता है। अब टेररिस्ट ने जो है बेसिकली अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन जो है ना उसका प्लान पूरा था। उसका प्लान पूरा क्या था कि भाई फॉर एग्जांपल वो जो है ना 2-3 जगह ब्लास्ट करना चाह रहा था। तो ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आपने क्योंकि अभी तक कोई जो है ना ब्लास्ट नहीं किया उसकी वजह से हमें नुकसान नहीं हुआ, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई तुम प्लान कर रहे थे, तुम हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, तुमने अपना सामान रेडी किया हुआ था, तो इसका अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुमने अभी तक वो ब्लास्ट किए,
मतलब मुल्क को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तुम्हारा इरादा पूरा था, और ये जो तुम इरादा करके बैठे थे ये ऐसी चीज है कि तुम्हारे ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, स्टेट की तरफ से तुम्हारे ऊपर प्रोसीडिंग्स होगी, तुम्हारे ऊपर एक ट्रायल चलेगा ही चलेगा, बेशक ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो है ना, अगर हम बात कर रहे हैं ना उसकी सिविल लॉ की, वहां पे जैसे अब कोई प्लानिंग कर रहा है, अब जो है ना उसने मतलब एक चीज सोची है लेकिन उसने कोई हार्म नहीं की है, तो आप क्या लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास, मतलब कोर्ट में क्या लेके जाएंगे? तो वहां पे ये बात आ जाएगी कि भाई अभी तक जो है ना, आपको तो उसने कुछ नहीं कहा है ना, सोचने के तो पैसे नहीं लगते हैं भाई, सोचने के तो कोई पैसे नहीं है ना, सोचने का तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो है उसके भी कुछ जो है ना आगे फिर क्लासिफिकेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना कम्प्लीटली कुछ भी प्लान कर रहे हैं किसी के खिलाफ और जो है ना वो आप कम्प्लीटली छूट जाते हैं, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। अच्छा जी, फिर आता है आपका हार्म कॉस्ट। द क्लेमेंट सू, अच्छा हार्म कॉस्ट हमने कर लिया। बर्डन ऑफ प्रूफ, इफ द क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अच्छा यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक जो है ना इसको यूं कह सकते हैं काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है क्रिमिनल और सिविल लॉ में। इस लिटिगेशन इज सक्सेसफुल एंड द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल। हम दोनों पढ़ लेते हैं फिर दोनों कंपैरिजन करते हैं। If the state can prove the offense beyond all reasonable doubts, the prosecution is successful and the accused is found guilty and convicted. अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि भाई कितने ज्यादा सबूत चाहिए। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि इसके खिलाफ सबूत नहीं है, इसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा है, या जैसे ये जो पनामा केस थोड़ी देर पहले हम जो है ना डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी जो है ना यही बात आ रही थी, काफी जगह पे कहा जा रहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। जो है ना अभी रिसेंटली जितने केसेस चल रहे हैं वहां पे यही इशू आ रहा है कि भाई वो जो है केस तो बना पा रहे हैं, मतलब केस जो है ना वो फाइल कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड उनके पास वो प्रूफ नहीं है चीजों को प्रूव करने के लिए कि भाई हाँ ये जो जो मतलब जो है ना स्टेट आपकी जो है वो जो भी क्लेम कर रही है वो वाकई है कि नहीं है, मतलब वो किसी हद तक प्रूव हो रहा है और कहीं पे तो वो बिल्कुल प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि आपका जो एक सिविल लॉ होता है और एक होता है क्रिमिनल। अब सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ में ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी बंदे के साथ जो है ना गलत किया, अब आपके पास प्रूफ बेशक ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप जो है ना प्रूफ कर, मतलब एक जो है ना इतनी इमेज दे सकते हो कि सामने वाले को, मतलब एक जो प्रॉपर सेंसिबल बंदा हो वो ये देख के कह सके हाँ भाई इस बंदे की गलती है, वो क्या कह सके, हाँ भाई इस बंदे की गलती है। उसमें लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रूफ हो, और यहाँ मतलब जो है ना आप हर चीज प्रूफ के साथ जो है ना प्रूव कर रहे हो, ये लाजमी नहीं है सिविल लॉ में। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि भाई क्रिमिनल लॉ में क्या सीन है कि जब तक आप जो है ना हर एक चीज को प्रूफ नहीं करते, प्रूफ के साथ जो है ना, तब तक उस चीज को माना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है वहां पे बड़े बड़े केस आते हैं, जब बड़े केसेस की बात हो रही होती है तो उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो ज्यादा मांगा जाता है। और जहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं सिविल लॉ में, वहां पे कोई इस तरह के बहुत एक्सट्रीम लेवल के मैटर्स नहीं होते, तो वहां पे जो है ना जज ओवरऑल ये देखते हैं कि जो भी चीजें प्रोवाइड की गई हैं और जो बंदों की स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह जो है ना एक इमेज जो है ना बनाती हैं कि भाई कौन सही है और कौन गलत है, तो वो उसकी बेसिस पे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं है और बिल्कुल उसकी बेसिस पर नहीं, लेकिन एक जो है ना मिक्सचर के हिसाब से काम चल जाता है, तो वो जो है ना वो उसकी बेसिस पे भी आपके जो है ना वो फैसला सुना दिया जाता है। अब हमारे लास्ट चीज रहेगी रेमेडी। रेमेडी क्या है? द सिविल कोड में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडी सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। और क्रिमिनल लॉ में इसका क्या है? द क्रिमिनल कोड में सेंटेंस द डिफेंडेंट टू अ फाइन और इट माइट इम्पोज सम अदर फाइन सच एज इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। अच्छा जी, ये देखें, द सिविल कोड में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस। अब भाई आपने फॉर एग्जांपल आपके घर कोई बंदा आया और उसने आगे जो है ना आपके घर के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए,
अब आप गए, आप केस लेके गए तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये जितने भी इसका खर्चा होगा ना, ये सब खर्चा ये बंदा देगा, ये आप दोबारा नए लगवाएंगे और ये जो बंदा है ये इसके पैसे पे करेगा। अच्छा, ये देखें। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। अच्छा, सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना, आपने कोई घर खरीदना था, अब वो घर जो है ना, मतलब जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो आबाई घर था, पहले किसी मजबूरी की वजह से आपने सेल कर दिया, अब जो है ना आप उसे खरीदने लगे थे। अब वो जो सामने वाला बंदा है, अब वो जो था वो इस चीज़ को जानता था, आपने उसके साथ शेयर कर दी। अब उसने जो है ना पहले आपको जो कहा ना वो आपको बेच रहा है, और आपसे जो है ना टोकन मनी भी ले लिया। बाद में उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं जी जो है ना, अब ये जो है ना मैं जो है ना घर किसी और को बेच रहा हूँ, आप चले गए कोर्ट। अब वहां पे क्या बात आ गई भाई, आप कहोगे कि भाई मैं इसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा था, मेरा इसके साथ एक स्पेशल लिंक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मतलब मुझे जो है ना मेरी टोकन मनी रिटर्न करता है, और जो है ना मतलब वो जो बंदा है, अब वो सिर्फ अगर मुझे मेरी टोकन मनी रिटर्न करता है और मुझे जो है ना कुछ डैमेजेस पे करता है तो मतलब मेरा काम हो जाएगा। मुझे जो है जिस घर का इसने प्रॉमिस किया था मुझे वो घर ही चाहिए, तो मुझे कोर्ट वही ऑर्डर करे कि ये बंदा मुझे वो किसी भी तरह अब वो मुझे जो है ना वो सेल करे। मैं उसके पैसे देने के लिए रेडी हूँ, जो भी मैंने टोकन मनी की पे की और जो भी मेरे ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं वो निकाल के बाकी जितना भी पैसा बनता है वो मैं पैसा दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए वो घर ही, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। और इंजेक्शन मतलब कि जैसे कि भाई रिस्ट्रेन कर देना किसी चीज के लिए, किसी चीज से। फॉर एग्जांपल जैसे जो है ना रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगता है कि भाई जब भी आप किसी एक बंदे के साथ आपकी कोई लड़ाई हो जाती है ना, यहाँ पर तो इतना नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप जो है ना फॉरेन वगैरह में देखें तो वहाँ पे चीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो इतना ज़्यादा मैंने कॉमन नहीं देखा है। हो सकता है होता हो, लेकिन मतलब एज पर सराउंडिंग्स में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो है ना मूवीज वगैरह देखें, नेटफ्लिक्स वगैरह है इस तरह कहीं पे भी, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे मिलेगा कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कि भाई आप जो है ना बाप बच्चों से नहीं मिल सकता, माँ बच्चों से नहीं मिल सकती। क्या है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं कि भाई जो है ना वो कोई अब्यूजिव है, मतलब वो मदर या फादर अब्यूजिव है, या जो है मतलब वो बिला वजह जो है मारते पीटते हैं, या जो है वो एडिक्ट है, मतलब वो किसी भी तरीके से समझ ले एक हार्म से बचाने के लिए वो एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया जाता है कि भाई ये बंदा उससे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में क्या आ जाता है, क्रिमिनल कोड में सेंटेंस द डिफेंडेंट टू अ फाइन और इट माइट इम्पोज सम अदर फाइन सच एज इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ में, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात है कि फाइन पे भी बात खत्म हो सकती है। कोई ऐसा केस था जिसमें जो है ना अगर आप फाइन पे कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एफबीआर में भी एक है, मतलब जो है ना वो आपको बार्गेन जो है ना प्री बार्गेन एक जो है ना वो डील देते हैं कि आप जो है ना आप जाएं, आप इतना पैसा पे करें, आप जो है ना आपको एक क्लीन चिट मिल जाएगी कि आप बाकी पैसा कहीं पे भी उड़ाएं। वो जो है ना मतलब आप टोटली जो है ना आपको फ्री कर दिया जाता है, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो मतलब वो आपने फाइन पे किया, आप जो है ना फारिग हो गए। और फिर क्या आ गया, इट माइट इम्पोज सम अदर फाइन सच एज इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस। अच्छा, आपको ये तो आपको भी पता है कि भाई जब आप जो है ना कोई क्रिमिनल काम करते हैं तो उसके अंदर आपको जेल भी हो सकती है, और उसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें आपको डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो सब इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है क्रिमिनल लॉ वर्सेस सिविल लॉ का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स पे डाल सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप आगे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।